आपके अपने यूट्यूब चैनल STM क्लासेस में। तो गाइस हम लोग लेके आ गए हैं क्लास 12 का बायोलॉजी मॉडल पेपर 2026 का आज दूसरा पार्ट। ठीक है, इसके पहले एक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न का पूरा हम लोग क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, पूरा जो है क ख ग घ अंग तक सॉल्व हो चुका था। आज हम लोग लघुत्तरी प्रश्न फर्स्ट यानी तीसरा क्वेश्चन लघुत्तरी प्रश्न फर्स्ट से जो है स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास सभी लोगों के पास शेयर ज़रूर करें जो लोग क्लास 12 में हैं और जिन्होंने बायोलॉजी ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर और अनसॉल्व के पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग लघुत्तरी प्रश्न फर्स्ट का क का क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है, अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसका देखिए जवाब हो जाएगा, देखिए लघुत्तरी प्रश्न पहले का जो है प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का क ऐसे लिखेंगे और इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, एक स्थान से विशेष भूभौगोलिक भाग में विभिन्न जातियों के विकास की क्रिया एक स्थल से आरंभ होकर अन्य भौगोलिक भाग तक फैल जाती है। ठीक है, एक स्थान से जो विशेष भूभौगोलिक भाग में से जो विभिन्न जातियों के विकास की प्रक्रिया है एक स्थल से आरंभ होकर अन्य भौगोलिक भाग तक फैल जाती है, तब इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अनुकूली विकिरण कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है जो डार्विन पक्षियों की चोंच है वो अनुकूली विकिरण का एक उदाहरण है। ठीक है, उनकी चोंच में जो है चेंजिंग आ जाता है, उनकी चोंच जो है चेंज हो जाती है, जो कि भौगोलिक भाग से विभिन्न जातियों का विकास का क्रम दिखाता है, और इसे अनुकूली विकिरण भी कहते हैं। एक स्थल से दूसरे स्थल में आरंभ होती है। ठीक है, तो इसको अनुकूली विकिरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का जो ख क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है, वंशागति का गुणसूत्रवाद क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, 2-2 मार्क्स के हैं ये। चलिए इसका देखते हैं। ठीक है, वंशागति का गुणसूत्रवाद क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है हमको। देखिएगा इसका आंसर है, वंशागति का गुणसूत्रवाद वह सिद्धांत है जिसमें जीन गुणसूत्र परिचित होते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जीन क्या होते हैं, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, और ये गुणसूत्र ही आनुवांशिक जानकारी को, ठीक है, ये गुणसूत्र क्या करते हैं, आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यही जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर के जाते हैं, इस जानकारी को लेकर जाते हैं। और इसे 1902 ईस्वी में वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि गुणसूत्रों का व्यवहार मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के समान है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या तीसरे का ख। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तीसरे का ग है, स्टेम कोशिकाओं का कार्य लिखिए। स्टेम कोशिका क्या होती है इसका कार्य लिखना है। ठीक है, पहले तो स्टेम कोशिका समझेंगे हम लोग और इसका क्या कार्य होता है इसको समझेंगे। देखिएगा इसका जवाब हो जाएगा, स्टेम कोशिकाओं का मुख्य कार्य नई कोशिकाओं का निर्माण करना होता है। ठीक है भाई, जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं उनका जो मुख्य कार्य होता है नई कोशिकाओं का बनाना होता है, उनका निर्माण करना होता है, और शरीर के ऊतकों की मरम्मत करना है। और शरीर को ऊतकों की क्या करनी होती है, मरम्मत करनी होती है, और वे विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ा सकती हैं और शरीर की विभिन्न प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं जैसे रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरॉन सेल में बदल जाती है। ठीक है दोस्त, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। और इसका मुख्य और क्या क्या कार्य है जो भी हम लोगों ने ऊपर लिखा, थोड़ा सा जवाब इसमें ऐसे भी लिख लेते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, ऊतकों की मरम्मत करना, ऊतकों का विकास करना, दवाओं का परीक्षण करना, अनुसंधान और रोगों का उपचार। इन सभी चीज़ों में जो है स्टेम कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। ये इसका जवाब हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का घ। क्या बोल रहा है तीसरे का घ? डीएनए तथा आरएनए में कोई दो अंतर लिखिए। क्या बोलता है कि डीएनए और आरएनए में कोई भी दो अंतर लिखने हैं। ठीक है, तो कोई भी दो अंतर डीएनए और आरएनए में क्या लिखेंगे हम? देखिए यहाँ पे जवाब है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक तरफ हम लोग डीएनए लिखेंगे और दूसरी तरफ आरएनए लिखेंगे और ऐसे कॉलम बना लेंगे। ठीक है, इसमें अंतर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पहला डीएनए का पहला है, इसकी द्विहेलिक्स संरचना होती है। डीएनए भाई द्विहेलिक्स संरचना होती है, डबल हेलिकल होती है। ठीक है, इसकी जो संरचना होती है इस प्रकार से होती है, ऐसे डबल हेलिकल। इसको अगर बनाया जाए तो ये डबल हेलिकल संरचना इस प्रकार से रहती है। ठीक है, एक मिनट, ये डबल हेलिकल संरचना इस प्रकार से हो जाती है। ठीक, और आरएनए में देखा जाए तो इसकी एकल हेलिक्स संरचना होती है, तो इसकी एकल हेलिक्स संरचना ऐसे ही होती है सिर्फ। ठीक है, और देखिए इसमें बेस पेयर बीच बीच में लगे रहते हैं और इसमें बेस पेयर भी रहते हैं, तो ऐसे सिंगल रहते हैं। ठीक है, ये सिंगल लड़ी होती है। ठीक है, डीएनए का दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि यह डीऑक्सीराइबोज शुगर है या डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। ठीक है, और आरएनए क्या है, यह राइबोज शर्करा है। इसका फुल फॉर्म ही यही होता है, डीऑक्सीराइबोज ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, और इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो देखिए डीएनए का तीसरा, इसमें पिरिमिडीन क्षार में मुख्य रूप से थायमिन होता है। ठीक है, इसके पिरिमिडीन क्षार में जो है मुख्य रूप से इसमें थायमिन होता है, और इसमें आरएनए में क्या होता है, पिरिमिडीन क्षार के जगह पे, ठीक है, उसके स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। इसमें उसके स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक, डीएनए का चौथा पॉइंट हो जाएगा, यह साधारणतः नाभिक में पाया जाता है। तो भाई डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये मोस्टली साधारणतः नाभिक में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो आरएनए जो है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य व क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए जो है कोशिका द्रव्य और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में पाया जाता है। ठीक, इसका एक पॉइंट और है, इसका एक पॉइंट और क्या हो जाएगा, देखिए इसका एक पॉइंट हो जाएगा, यह पैतृक गुणों के वाहक के रूप में कार्य करता है। डीएनए जो है यह पैतृक गुणों के वाहक रूप में कार्य करता है। इसका मतलब है कि यह वंशागत होता है, यानी कि इसका जो गुण है पिता से, मतलब माता पिता से वाहक के रूप में कार्य करता है, उसके संतान में जाता है। ठीक है, डीएनए का जो लक्षण होता है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है, ठीक है, इसका देखिए क्या बोला है, यह मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है। जो आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। क्लियर? ये चौथे का तीसरे का ये घ क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीसरे में ये हम लोगों ने घ क्वेश्चन देख लिया। अब जो है तीसरे का अंगों वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहे अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। देखिए इसका जवाब हो जाएगा, अफीम एक मादक पदार्थ है। ठीक है, अफीम क्या है, एक मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, जो खसखस यानी पॉपी के पौधे यानी पापावर, यहाँ पे इसको पापावर लिखा हुआ है। ठीक है, ये पापावर है, पापावर सोमनीफेरम के लेटेक्स मतलब दूध। ठीक है भाई, खसखस यानी पॉपी के पौधे से यानी पापावर सोमनीफेरस के लेटेक्स यानी उसके दूध को सुखाकर प्राप्त किया जाता है। उसके दूध को सुखाकर प्राप्त किया जाता है, किसके, खसखस यानी पॉपी के पौधे के दूध को। यह पदार्थ सेवन करने वाले में, जो भी व्यक्ति इस पदार्थ का सेवन करते हैं, ठीक है, यह पदार्थ सेवन करने वाले में नींद और सुस्ती पैदा करता है। ठीक, और इसका उपयोग सदियों से, बहुत पुराने समय से औषधीय और मनोरंजक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। क्लियर? इसका बहुत पहले समय से, ठीक है, सदियों से औषधि के रूप में और मनोरंजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका तीसरे का अंक क्वेश्चन है। ऐसे तीसरे में जो है ऐसे 5 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, और अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नोत्तर संख्या चौथे में, और जो कि प्रश्नोत्तर संख्या चौथा है ये भी लघुत्तरी का ही है, लघुत्तरी प्रश्न, इसको सेकंड बनाया गया है। और चौथे में देखिए 4 क्वेश्चन है, क ख ग घ।
और ये जो है प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है इसमें, ठीक है। और ऊपर वाला जो लघु उत्तरी था वो 2-2 नंबर का था, इसमें 3-3 नंबर के हैं। ये 3-3 मार्क्स मिलेंगे आपको, एक क्वेश्चन का आंसर देने पे 3 मार्क्स। तो ये 4 क्वेश्चन है, यहाँ से 3 चौक के 12 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे जवाब देने। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथे का क है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर समझाने हैं, इसका जवाब हो जाएगा, देखिए कह रहे हैं मेंडल का जो पृथक्करण नियम है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच क्रॉस कराए जाते हैं, जब दो विपरीत प्रकार के लक्षण वाले, ठीक है, जनकों के बीच जब उनमें क्रॉस कराए जाते हैं, संकरण कराए जाते हैं, तो पहली पीढ़ी F1 में अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं। तो इसकी जो पहली पीढ़ी में उसके जो लक्षण होते हैं भाई, जो अप्रभावी लक्षण वो छिप जाते हैं। अभी हम इसको नीचे डायग्राम जो बनाए इससे हम समझाएंगे, ठीक है। ये जो पहली पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण तो छिप जाते हैं, परंतु F2 पीढ़ी यानी कि दूसरी पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। यही पृथक्करण का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। अभी क्या है इसका मतलब समझते हैं। देखिए जो पहली पीढ़ी में और ये इसमें विपरीत प्रकार के लक्षण वाले हमको जनक को लेना है, ये जनक है, ठीक है, ये जनक है इसका, ये जनक है, और दो के दोनों विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए गए हैं। जैसे ये कैपिटल टी ये लंबा पौधा होता है और ये स्मॉल टी बौना होता है। अच्छा, जो कैपिटल होता है वो प्रभावी होता है और जो स्मॉल होता है वो अप्रभावी होता है। अच्छा, अगर जहाँ कैपिटल आ रहा है उसके साथ स्मॉल आएगा, अगर कैपिटल आया तो वो प्रभावी कहलाएगा, और अगर दोनों के दोनों स्मॉल आ गए तो वो अप्रभावी कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ से जब संकरण कराया जाता है, ये देखिए इसकी ये युग्मक है, ठीक है, ये युग्मक है। अब यहाँ पे युग्मक जनन करेंगे, संकरण होगा, यह कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा, फिर ये कैपिटल टी इसी स्मॉल टी के साथ मिलेगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा, फिर ये कैपिटल टी इसी स्मॉल टी के साथ मिलेगा। तो ये इसमें जो चारों के चारों पीढ़ी, इसमें चारों के चारों जो संतति प्राप्त हुई है, ये सब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब चारों के चारों लंबे प्राप्त होते हैं। ये चारों लंबे होते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप देखा जाए तो चारों के चारों लंबे और बौने में 0 है, ठीक है। और फिनोटाइप देखा जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी और, ठीक है, ये 4 हैं, 4:0 ये भी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसकी दूसरी पीढ़ी में क्या होती है। अब इसमें से, इसकी पहली पीढ़ी में से किसी भी दो को इसको जनक ले लेना है, मान लेना है, और इनमें आपस में संकरण कराना है। फिर इनमें जैसे ये दो हैं, दोनों में आपस में संकरण कराएंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलग होगा, युग्मक बनाएगा, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी अलग होगा, युग्मक बनाएगा। और इसमें जब इस कैपिटल टी के साथ इस कैपिटल टी को मिलाते हैं तो ये कैपिटल टी बनेगा। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ। ये स्मॉल टी और कैपिटल टी है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और ये स्मॉल टी से स्मॉल टी बना, ठीक है। यानी कि देखिए अब इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप अगर लिखें हम लोग तो देखिए जीनोटाइप क्या लिखेंगे, जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या है इसमें, ठीक है, और एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब लक्षण प्ररूप होता है और जीनोटाइप मतलब जीन प्ररूप होता है। तो जीन अगर लिखा जाए तो जीन टाइप में हो जाएगा कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी का, इसका जो रेशियो आएगा देखिए, कैपिटल कितना है, 1 आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2 आया है, तो 1:2 रेशियो स्मॉल टी 1 आया है। तो ये हो जाता है जीनोटाइप। फिनोटाइप देखा जाए तो लक्षण प्ररूप देखा जाए तो लंबा, ठीक है, और इसको बोलते हैं संकर लंबा, ठीक है, ये संकर लंबा है, संकर लंबा लिखेंगे इसको। और ये जो है बौना है, ये बौना है, क्लियर, ये बौना है। तो यहाँ से जो है देखा जाए तो बौना जो कि स्मॉल टी था ये प्रभावी हुआ, ठीक है, और ये पृथक्करण नियम को दिखा रहा है, बता रहा है। यही होता है कि जब अप्रभावी लक्षण दूसरी पीढ़ी में दिखने लगे, देखिए यहाँ पे लिखा था अप्रभावी लक्षण पहली पीढ़ी में छिप जा रहे थे, परंतु F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं, मतलब अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, और यही जो है पृथक्करण का नियम कहलाता है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ से समझा दिया गया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का ख,
कह रहे कि स्त्री जनन तंत्र की आंतरिक संरचना का नामांकित आरेखीय चित्र बनाइए। अगर बनाते हैं तो आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। तो चलिए यहाँ पे हम डायग्राम बना दिए पहले से, इसको दिखाते हैं आपको। ठीक है, फिर कैसे बनाना है तो इसके लिए कहेंगे तो आपको ये एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बनाते हुए इजी वे में आप बना सकते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे ये जो देखिए ये जो स्त्री जनन तंत्र है इसका ये नामांकित चित्र है। और देखिए ये गर्भाशय है। ठीक, ये गर्भाशय का भाग है। तो गर्भाशय में देखिए 3 परत होती है। गर्भाशय की 3 परत है। ये सबसे बाहरी परत परिगर्भाशय कहलाती है, बीच वाली परत गर्भाशय पेशी स्तर है, और सबसे अंदर वाली जो परत होती है गर्भाशय की अंतःस्तर कहलाती है। ठीक, ये तो गर्भाशय हो गया। अब गर्भाशय में इधर है गर्भाशय ग्रीवा, यहाँ का हिस्सा गर्भाशय ग्रीवा कहलाएगा, ये एरिया। और ये है ग्रीवा नाल। ठीक, ये भी सेंसिटिव पार्ट है। और ये है योनि, योनि जो कि मैथुन के लिए, ठीक है, मैथुन में भाग लेता है। और इधर देखा जाए तो 2 जोड़ी ये अंडवाहिनी है। देखिए इसको अंडवाहिनी बोलते हैं। इसमें 4 जगह होती हैं, 4 जगहें होती हैं। 4 कौन सी स्थित जगह हैं? देखिए ये जो ऐसे उंगली जैसी संरचना बनी हुई है इसको झल्लरी बोलते हैं। ठीक है, इसको झल्लरी बोलते हैं या फिमरी बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद से यहाँ पे कीप नुमा संरचना होता है, इसको कीप कहा जाता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एम्पुला है, जिसको एम्पुला को बोला जाता है तुम्बिका हिंदी में। और देखिए निषेचन यहीं पे होता है। निषेचन की क्रिया एम्पुला वाले जगह पे होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। फिर आगे बढ़े, एम्पुला के आगे तो संकीर्ण पथ है। ये पतला रास्ता आता है, संकीर्ण पथ कहलाता है, जो कि जाके ये गर्भाशय गुहा में आके मिलता है। ये है गर्भाशय गुहा। ये पूरा एरिया क्या है? गर्भाशय गुहा है। यहाँ पे आके मिल जाता है। और यहाँ पे देखिएगा 2 जोड़ी, एक तो अंडवाहिनी हो गई और 2 जोड़ी यहाँ पे, 2 जोड़ी मतलब एक जोड़ी है, 2 संख्या में 2 है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे अंडाशय होती हैं, जहाँ पे अंडे का निर्माण होता है। ठीक है, जहाँ पे अंडे का निर्माण होता है, एक सेल यहाँ पे बनता है। और एक सेल यहाँ पे जब आता है ऐसे रास्ता तय करते हुए, तो एम्पुला के पास में ही निषेचन होता है। उसी टाइम में अगर स्पर्म यहाँ से मैथुन के द्वारा स्पर्म यहाँ पे पहुँचता है तो दोनों का निषेचन हो जाता है, संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये डायग्राम, नामांकित चित्र। ठीक है, आपको बनाने आना चाहिए, हर जगह का नाम पता होना चाहिए, हर एरिया का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ग। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ग क्या कह रहा है? निम्नलिखित में विभेद कीजिए। विभेद मतलब अंतर करना है, और इसमें 2 दिया हुआ है। पहला ये सहज यानी जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज यानी जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा, दोनों रक्षा यानी सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर करना है। और दूसरा है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, इनमें अंतर करना है। तो चलिए फटाफट से इसका जवाब देखते हैं हम लोग। देखिए इसका आंसर है, एक तरफ लिखेंगे सहज प्रतिरक्षा, दूसरी तरफ अनुकूली प्रतिरक्षा। देखिए इसमें पहला पॉइंट सहज प्रतिरक्षा में, यह जन्म से ही उपस्थित होती है तथा आजीवन बनी रहती है। ये पूरे आजीवन तक बनी रहती है और जन्म से ही होती है। ठीक है, और ये क्या है? जीवन अवधि के दौरान विकसित होती है, ये जीवन के बाद आती है। ठीक है, तथा कुछ समय के लिए ही अथवा आजीवन भी बनी रहती है, या तो कुछ समय के लिए हो सकती है या आजीवन बनी रहती है। फिर सहज प्रतिरक्षा में दूसरा पॉइंट है, इसके लिए किसी रोगजनक या प्रतिजन के संपर्क में होना आवश्यक है। अब इसके लिए या तो किसी रोगजनक या प्रतिजन से संपर्क में होना जरूरी है, नहीं होता है। ठीक है, आवश्यक नहीं है। जबकि अनुकूली प्रतिरक्षा में यह आवश्यक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रतिरक्षा के लिए किसी रोगजनक या प्रतिजन से संपर्क में आना आवश्यक होता है, इसमें आवश्यक है। सहज प्रतिरक्षा में क्या है? यह अनुक्रिया त्वरित है परंतु सीमित है और कम शक्तिशाली होती है। ठीक है ना, ये त्वरित है मतलब तीव्र गति से होती है, परंतु यह सीमित है, लिमिटेड है ये, और कम शक्तिशाली भी होती है। जबकि अनुकूली प्रतिरक्षा क्या है? यह क्रिया मंद होती है यानी धीरे होती है, 1 से 2 सप्ताह तक होती है या 1 से 2 सप्ताह में होती है, परंतु अधिक शक्तिशाली होती है, लेकिन ये अधिक शक्तिशाली रहती है। और देखिएगा सहज प्रतिरक्षा क्या है? यह वंशागत होती है, और अनुकूली प्रतिरक्षा ये वंशागत नहीं होती है। अब देखिए सहज प्रतिरक्षा यह सभी जीवों में पाई जाती है, ये जो है सभी जीवों में पाई जाएगी। जबकि अनुकूली प्रतिरक्षा जो है यह केवल जबड़ा युक्त कशेरुकियों में, जबड़ा युक्त कशेरुकी मतलब ऐसे कशेरुकी जीव जिनमें जबड़े होते हैं। ठीक है, जबड़े पाए जाते हैं,
और उन्हीं में ये अनुकूली प्रतिरक्षा होती है, ठीक है, सब में नहीं होती। चलिए इसी के साथ दूसरा वाला आंसर इसका देखते हैं। दूसरे में अंतर क्या है, विभेद करना था। दूसरा है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इनमें विभेद करना था। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या है, इसका प्रभाव देर से होता है, और वहीं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, यह तुरंत राहत पहुंचाती है। फिर सक्रिय प्रतिरक्षा देखेंगे तो यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, और निष्क्रिय में देखेंगे तो यही जो है प्रतिरक्षा इसकी तीव्र होती है। अब सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, यह जीवन भर कार्य करती है, ये जीवन भर कार्य करती है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में जबकि यह कुछ समय के लिए होती है। अब सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, इसका ये बेनिफिट है, ठीक है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या है, इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, इसमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये रहा जवाब अपने क्वेश्चन नंबर चौथे का गौ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का, आखिरी क्वेश्चन है चौथे का जो है ये घ क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, एलर्जी को उदाहरणों सहित समझाइए, ठीक है। क्वेश्चन दिखाना मेरा फर्ज है ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आए। कह रहा है एलर्जी को उदाहरणों सहित समझाइए, क्लियर। तो अब एलर्जी के बारे में समझाना है कि एलर्जी क्या होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है, ठीक है। देखिएगा, एलर्जी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली की हानिकारक पदार्थों के प्रति एक अति प्रतिक्रिया है, ठीक है ना। ये अति प्रतिक्रिया है, ये हानिकारक पदार्थों में से है। यह तब होती है जब शरीर किसी पदार्थ या एलर्जेन को गलती से खतरनाक समझकर उससे लड़ने की कोशिश करता है। देखिए, जब कोई भी ऐसी प्रतिरक्षा जब उसको खतरनाक समझकर, ठीक है, उसको शरीर को एलर्जेन को गलती से खतरनाक समझकर उससे जब लड़ने की कोशिश करता है, अपना शरीर का जो भी प्रतिरक्षा वाला वायरस है, लड़ने की जब भी कोशिश करता है तो वो क्या हो जाता है, एलर्जी उत्पन्न हो जाता है।